Hello everyone. So today we are going to continue this structure of chromosome part. Okay, so this is the part 1. ये part 1 है. इसके पहले structure of chromosome 1 में हमने बाकी components cover किए हैं, तो rest of the components will be covered in this part 2. ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट करिए. पार्ट 2 देखने से पहले आई हाईली रिकमेंड यू टू चेकआउट द पार्ट 1 ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, तो प्रीवियस पार्ट में हमने कंपोनेंट्स 2 तक कवर किया था. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो 8 तरीके के कंपोनेंट्स हैं और उसमें से सेकंड तक हमने कवर कर लिया था. यहाँ पर हम थर्ड कंपोनेंट से बात करेंगे. ठीक है, तो वह थर्ड कंपोनेंट्स इज़ द क्रोमोमियर. अब ये स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी करा है, यहाँ पर क्रोमोमियर कहाँ पर है? ये हमारा क्रोमोमियर है. ओके, सो ये हमारा क्रोमोमियर है यहाँ पे. नाउ व्हाट इज़ क्रोमोमियर? नाउ दिस इज़ द बीड लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल. यहाँ पर ये बीड लाइक एक्यूमुलेशन देख सकते हैं, ये पिंक जो बीड जैसे दिख रहे हैं. ओके, यहाँ पर जो क्रोमोनिमाटा से जुड़े हैं. ठीक है, ये हमारा क्रोमोमियर है. तो दिस आर द बीड लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. ये क्रोमैटिन मटेरियल से बने हुए हैं एंड आर समटाइम विजिबल अलॉन्ग द इंटरफेस क्रोमोसोम. इंटरफेस क्रोमोसोम्स में कभी कभी ये हमें दिखाई देते हैं और ये ज़्यादा क्लियर दिखाई देते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम्स में. दे आर स्पेशली क्लियर हियर, जहाँ पर वो साइड बाय साइड अलाइंड होते हैं. यहाँ पर जैसे साइड बाय साइड दे आर अलाइंड इन दिस क्रोमोनिमाटा. ओके, और द क्रोमैटिड कंस्टिट्यूटिंग द क्रोमोसोम बीड्स. ये क्रोमोसोम्स बीड्स को भी बनाते हैं. ठीक है, ये जब हम क्रोमोसोम के पैकिंग के ऊपर जब हम बात करेंगे तब क्रोमोसोम बीड्स में भी हम आएंगे. ठीक है, तो दिस क्रोमोमियर दे हेल्प्स इन दे आर दिस बीड लाइक एक्यूमुलेशन इनसाइड दिस क्रोमैटिड. ओके, दिस आर द रीजन्स ऑफ टाइटली फोल्डेड डीएनए. यहाँ पर जो है टाइटली फोल्डेड डीएनए होता है एंड दे आर बिलीव टू करस्पॉन्ड टू द यूनिट्स ऑफ जेनेटिक फंक्शन इन द क्रोमोसोम्स. ये सारे जेनेटिक फंक्शंस कैरी करते हैं. अब ये जो है टाइटली, यहाँ पर टाइटली कॉइल्ड डीएनए होता है. ठीक है, टाइटली फोल्डेड डीएनए. अब डीएनए को फोल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है. ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन्स मिल करके डीएनए को यहाँ पर टाइटली बाउंड किए हुए रहते हैं, इसलिए ये जो है बीड्स जैसे दिखाई पड़ रहे हैं हमें. इसी को कहते हैं क्रोमोमियर. क्लियर? अब आते हैं हम चौथे कंपोनेंट्स पे, जिसका नाम है सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर. ओके, अभी ये सेंट्रोमियर क्या है हमारा? सेंट्रोमियर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में थोड़ा देख लेंगे. सेंट्रोमियर जो है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है. ओके, दिस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रोमियर. और काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर एक्चुअली सेंट्रोमियर में ही प्रेजेंट है, जो हम आगे जानेंगे. Now this centromere is the region of the chromosome to which the fibers of mitotic spindles are attached. ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल कहाँ पर रहते हैं? सेल साइकिल में. अगर आपने पढ़ा है सेल साइकिल में, माइटोटिक स्पिंडल हमारा आता है मेटाफेज में. राइट, मेटाफेज में हमारे माइटोटिक स्पिंडल है, जहाँ पर ये इस तरीके से जो है सेंट्रोमियर को बाइंड करते हैं. राइट, इस तरीके से जो है सेंट्रोमियर को बाइंड करते हैं मेटाफेज में, ताकि वो एनाफेज में इसको अलग करके, यहाँ से अलग करके दो क्रोमैटिड को इस तरफ और इस तरफ पुल कर सके. ठीक है, दो ऑपोजिट साइड्स में पुल कर सके. सो यहीं पर है जहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल दे गेट बाइंड. सो दिस इज द रीजन ऑफ द क्रोमोसोम वेयर द फाइबर्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल गेट्स अटैच्ड. Okay, now lies within the thinner segment of the chromosome, that is the primary constriction. Okay, the regions flanking the centromere contain highly repetitive DNA. अब इसके फ्लैंकिंग मतलब क्या होता है? इसके ऊपर और नीचे, मतलब अगल बगल के जितने भी सारे रीजन्स है उसमें जो है हाईली रिपीटेटिव डीएनए यहाँ पर होते हैं. और हाईली रिपीटेटिव होने की वजह से यहाँ पर ये जो है इंटेंसली स्टेन करते हैं विद द बेसिक डाइस. ठीक है, बेसिक डाइस से ये इंटेंसली स्टेन होते हैं. Now centromeres are found to contain specific DNA sequences. अब सेंट्रोमियर में भी कुछ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस होते हैं, इनके साथ स्पेशल प्रोटीन्स भी जुड़े होते हैं. ठीक है, बाउंड टू देम फॉर्मिंग ए डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनेटोकोर. अब ये सेंट्रोमियर में स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस हैं और इनके जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में स्पेशल प्रोटीन्स जुड़े होते हैं. ये प्रोटीन किस तरीके के दिखते हैं? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखते हैं. इनको ही कहा जाता है काइनेटोकोर. ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको अलग से ड्रॉ कर ले, ये सेंट्रोमियर को अगर हम अलग से ड्रॉ कर ले यहाँ. ठीक है, सपोज ये हमारा है सेंट्रोमियर
ना काइनेटोकोर फिर कहाँ होगा हमारा? काइनेटोकोर होगा यहाँ पर, ये डिस्क शेपेड प्रोटीन्स है। ओके, लाइक दिस। सो ये जो है हमारा, ये हो गया काइनेटोकोर। दिस आर द स्पेशल प्रोटीन्स जो कि अटैच्ड होते हैं किसके साथ? सेंट्रोमियर के साथ। अब इन्हीं काइनेटोकोर में ये जो हमारा स्पिंडल यहाँ पर ऐड हुआ है, ये स्पिंडल एक्चुअली काइनेटोकोर में ही आकर के जो है अटैच होते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर रीजन में अटैच होते हैं ये स्पिंडल्स। तो दिस आर द स्पेशल प्रोटीन्स एंड दे हैव अ डिस्क शेपेड स्ट्रक्चर। ओके, now this chromosomes of most of the organism contain only one centromere। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास 2 सेंट्रोमियर होते हैं। तो ज़्यादातर के पास एक ही सेंट्रोमियर होता है, इसलिए उनको मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, एक सेंट्रोमियर होगा तो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाएगा उन्हें। ओके, क्लियर। सो दिस इज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस भी कहा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रोमियर। नाउ कमिंग टू अवर फिफ्थ कंपोनेंट। ओके, फिफ्थ कंपोनेंट हमारा क्या है? टेलोमियर। अभी टेलोमियर क्या है? ये क्रोमोसोमल एंड्स है, ये जो एक्सट्रीम एंड्स है क्रोमोसोम के, ये दोनों साइड्स ही मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक ही साइड्स बताया गया है। ठीक है, तो सैटेलाइट्स यहाँ पर जो है हमने स्ट्रक्चर में देखा, सैटेलाइट्स एक्चुअली सारे क्रोमोसोम्स में नहीं होते, कुछ ही क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो टेलोमियर जो है ये क्रोमोसोमल एंड्स को कहा गया है, जब क्रोमोसोमल एंड्स ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, नाउ दिस एक्सट्रीमिटी ऑफ द क्रोमोसोम्स के पास ये पोलैरिटी होता है। ठीक है, दिस टेलोमियर में पोलर होता है, ये पोलर रीजन्स होते हैं। ठीक है, क्यों पोलर होते हैं ये? क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं अदर क्रोमोसोमल सेगमेंट्स को फ्यूज़ होने से। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो है एक क्रोमोसोम है और इसके साइड में ही और एक क्रोमोसोम है, तो ये दोनों आपस में फ्यूज़ ना करे, इसलिए इनके जो सर पे ये जो है हमारा क्रोमोसोमल एंड, यहाँ पर टीलोमियर होता है, ये क्या करते हैं, इनके पास पोलरिटी होता है ताकि ये फ्यूज़ ना करे आपस में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द टेलोमियर डज, इट प्रिवेंट्स द क्रोमोसोमल सेगमेंट्स फ्रॉम फ्यूजिंग। क्लियर। तो ये है टेलोमियर का काम। अब आते हैं हम सिक्स्थ कंपोनेंट्स पे, जो कि है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा और एक कंस्ट्रक्शन है जो कि है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सो बिसाइड्स हैविंग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देयर इज अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और ये किसी भी पॉइंट में हो सकते हैं, क्रोमोसोम के किसी भी पॉइंट पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमारा 2 तरीके का है, कंस्ट्रक्शन 1 एंड कंस्ट्रक्शन 2। कंस्ट्रक्शन 1 को कहा गया है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, और दूसरा कंस्ट्रक्शन को सिर्फ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 ही कहा गया है। अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की तरह ही है, थोड़ा ग्रुप फॉर्मेशन टाइप का है, जस्ट लाइक सेंट्रोमियर, बट द डिफर फ्रॉम प्राइमरी सेंट्रोमियर। और हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं? अलग करेंगे इस बेसिस पे कि वो बेंड हो सकता है कि नहीं। तो सेंट्रोमियर में जो है एक्चुअली हमारा जो क्रोमैटिड है वो बेंड होता है। ओके, बिकॉज द क्रोमोसोम बेंड्स ओनली एट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के समय में जब ऐसे स्पिंडल फाइबर जो आते हैं वो उसको पुल करके ले जाते हैं इस तरीके से, तो ये जो बेंडिंग पोजीशन है यही है हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या फिर सेंट्रोमियर। ओके, तो सेंट्रोमियर पोजीशन में ही है जहाँ पर वो बेंड होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में बेंड नहीं होगा। तो इसी से हम दोनों को अलग कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। ओके, सो यही है इन दोनों का डिफरेंस। नाउ कमिंग टू द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन ये 1 है। ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 ये है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स। नाउ ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स में एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो जीन कंटेन करते, कंटेन सर्टन जीन्स, उनके पास सर्टन जीन्स होता है जो कि कोड को करता है कुछ RRNAs को। ठीक है, RRNAs जैसे कि 5.8S RRNA, 18S RRNA और 28S RRNA। क्लियर। तो ये स्पेसिफिक जीन्स को ही कोड करता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, और इंड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई का फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। ये जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पर, इसके फॉर्मेशन को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर ही इंड्यूस करते हैं।
क्लियर। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का काम क्या है, जीन्स को एनकोड करना, कि जो है आरआरएनए स्पेसिफिक कुछ आरआरएनए को वो एनकोड करता है और न्यूक्लियोलाइड फॉर्मेशन करता है। नाउ दिस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में अराइज बिकॉज आरआरएनए जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड वेरी एक्टिवली एंड दस इंटरफेयरिंग विद द क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्यों अराइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आरआरएनए जीन्स बहुत ही जल्दी ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जीन्स है, जो डीएनए जीन्स है, वो बहुत ही एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, आरआरएनए जीन्स बनाते हैं। ठीक है, आरआरएनए ट्रांसक्राइब्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी, इसी की वजह से सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन होता है और ये इंटरफेयर करते हैं विद द क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कब होता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल में, जैसे कि प्रोफेज में, राइट। सो इसी की वजह से जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमारे बनते हैं। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात क्या है कि ह्यूमन बींग्स में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स कुछ ही क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे ह्यूमंस में हमारे क्रोमोसोम्स कितने हैं, यस राइट 23 पेयर्स हैं। तो 23 पेयर्स मतलब कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम। तो 46 में से 13, 14, 15, 20 और 21, ठीक है, ये 5 क्रोमोसोम्स में ही जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं। क्लियर, 13, 14, 15, 21 एंड 22 में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। और ऑल ऑफ विच आर एक्रोसेंट्रिक, ये सारे के सारे एक्रोसेंट्रिक है। अब एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या है, एक्रोसेंट्रिक मतलब है सेंट्रोमियर का पोजीशन जो है एक्सट्रीम एंड पे है, क्रोमैटिड के एक्सट्रीम एंड पर है, जहाँ पर वो एक छोटा आर्म और एक बड़ा आर्म बनाता है, राइट। तो पोजीशनिंग के, सेंट्रोमियर के पोजीशनिंग के ऊपर 4 तरीके के डिवीजन किए गए हैं, जैसे कि टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो ये एक्रोसेंट्रिक है, ये सारे जितने भी 5 क्रोमोसोम्स हैं जहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं वो सारे एक्रोसेंट्रिक है और इनके पास सैटेलाइट्स भी होते हैं। क्लियर, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है हर एक क्रोमोसोम्स में नहीं होता है, उसी तरह सैटेलाइट्स भी हर क्रोमोसोम्स में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर, now coming to our last one, that is last component, that is our satellites. तो satellites क्या है, these are the chromosome that bear round elongated and knob like appendages. ठीक है, इनके पास ये राउंड होते हैं और ये नॉब लाइक अपेंडेज, जैसे कि यहाँ पर सैटेलाइट, ये हमारे कैसा है, नॉब लाइक दिख रहा है ना, तो ये नॉब लाइक अपेंडेजेस को सैटेलाइट कहा गया है। द सैटेलाइट्स रिमेन्स कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम बाय अ थिन क्रोमैटिन फिलामेंट, ये थिन क्रोमैटिन फिलामेंट से ये लिंक रहता है सैटेलाइट। और सैटेलाइट जिस क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट्स होते हैं उनको सैट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, सेट्स क्रोमोसोम, दे आर नोन एज सेट क्रोमोसोम्स। और ये जो है सैटेलाइट का शेप एंड साइज कांस्टेंट रहता है, ये कभी नहीं बदलता। Clear, so the shape and size of the satellites remains constant. Clear, so हमारे जो 8 components थे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के, वो सारे कवर हो चुके हैं इस पार्ट 2 में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड माइक्रोबायोलॉजी अपडेट्स।